नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको इसी कड़ी में साइंस का अग्निवीर का जो मैटर था वो आपके लिए 500 में 15 में से जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मैं ठीक करवाने वाला हूं। उसके लिए मैं एक आपके लिए बहुत शानदार एक सीरीज लेके आया हूं। इस सीरीज को यदि आप देख लेंगे, कंटिन्यू बने रहना, ये सीरीज आपको लास्ट दम तक आपको एग्जाम को लेकर आपको कारगर साबित करवाने वाली है। दोस्तों, ये जो पीपीटी है आपके लिए, जो ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, ये 100 क्वेश्चन की एक सीट है। इस 100 क्वेश्चन में पूरी आपकी साइंस रिवीजन हो जाएगी। दोस्तों, इस साइंस की सीट के अंदर आपके आर्मी अग्निवीर को जो लेकर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उस एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, यहां से 100% रिजल्ट रहने वाला है इससे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मैं लेकर चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है। तो वॉशिंग मशीन जो दोस्तों है वो वॉशिंग मशीन जो है वो किस पे काम करती है। दोस्तों, तो वो करती है किस पे, अपकेंद्रण पे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस पे काम करती है, अपकेंद्रण पे काम करती है। वॉशिंग मशीन के अलावा और क्या क्या बनता है इसमें क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन और दोस्तों इसके अलावा दूसरा बनता है आपका दही मथने की मशीन। ये किस सिद्धांत पे काम करती है। दोस्तों, तो दही मथने की मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब किस पे काम करती हैं, अपकेंद्रण पर काम करती हैं। ठीक है। दूसरा है दोस्तों अपोहन। अपोहन क्या होता है दोस्तों, तो अपोहन होता है डायलिसिस। क्या होता है दोस्तों, डायलिसिस। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो उस टाइम पे आपको ब्लड को प्योरिफिकेशन करने के लिए जो आर्टिफिशियल मेथड होता है, कृत्रिम जो विधि होती है, जिस कृत्रिम विधि से खून का जो प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण जो होता है, वो किससे होता है, डायलिसिस कहलाता है या अपोहन कहलाता है। या मैं कह सकता हूं किडनी के कम क्रियाशील या अक्रियाशील होने पर जो कृत्रिम रूप से रक्त के शुद्धिकरण की जो विधि है वो डायलिसिस कहलाती है, अपोहन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका उत्क्रमण प्रसारण, जिसे आप कहते हैं रिवर्सिबल ऑस्मोसिस। ये है आपका आरओ, जो कि आपका जो पानी होता है, इस पानी को फिल्टर करने के लिए जो एक मेथड होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल आपका ऑस्मोसिस। रिवर्सिबल ऑस्मोसिस बोले तो उत्क्रमण प्रसारण। इसमें जो भारी कण जो होते हैं वो या फिर एक्स्ट्रा जो मिनरल्स होते हैं उनको पानी से बाहर निकालने का मेथड होता है वो आरओ होता है। दोस्तों, एक है आपका विसरण होता है दोस्तों, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है दोस्तों, तो ये विसरण जो है इस गुण, ये विसरण ये है गैस का गुण। किसका गुण है दोस्तों, ये गैस का गुण है। और गैस का गुण जो होता है वो डिफ्यूजन ही क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो गैस का जो गुण है डिफ्यूजन, इसके कारण ही इत्र की सुगंध या फिर अगरबत्ती की सुगंध, ये सब जो है डिफ्यूजन के कारण या विस्तरण के कारण दूर तक फैल जाती है। कि कमरे में हमने परफ्यूम लगाया, वो पूरे कमरे में फैल गई, वो किस गुण के कारण फैलती दोस्तों, विसरण के गुण के कारण फैलती है। हम एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और वो चारों क्वेश्चन हैं, उनसे आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम वो लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका है, जब ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है, देखो इसका कारण क्या हो सकता है। ये है आपका, जब ट्रेन जैसे पीछे की ओर चलती है, आपने देखा होगा दोस्तों, ये है आपका जब ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब पहले ट्रेन क्या थी, स्थिर अवस्था में थी। इसका मतलब उसमें कौन सा जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व है, स्टेबल इनर्शिया है। दोस्तों, जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है। और ये न्यूटन के फर्स्ट नियम में जो जड़त्व नियम दिया था वो 2 प्रकार का था, एक था स्थिर जड़त्व और दूसरा था दोस्तों गतिक जड़त्व। दूसरा कौन सा था, गतिक जड़त्व। स्थिर जड़त्व में क्या था, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कि इस पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और दूसरा है, जब तक वस्तु गतिमान रहेगी तब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसको नहीं रोका जाए, वो गतिक जड़त्व कहलाता है। तो जब कोई वस्तु स्थिर रहती है पहले तो स्थिर जड़त्व होता है, जब कोई वस्तु गतिमान रहती है उसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है वो होता है आपका गतिक जड़त्व।
यहां है कि जब ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब ट्रेन पहले किस कंडीशन में थी, स्थिर अवस्था में थी, तो उसमें जड़त्व कौन सा होगा दोस्तों, स्थिर जड़त्व होगा। और जब कोई वस्तु चलायमान होगी तो उस टाइम पे कौन सा जड़त्व होगा, गतिज जड़त्व। जैसे मैं बात करूं, मान लो कोई चलती हुई ट्रेन की अचानक, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें खड़े व्यक्ति का आगे की ओर झुकना, वो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कि वो वस्तु है वो किस अवस्था में थी, गतिक अवस्था में थी। इसका मतलब उसमें कौन सा जड़त्व हो जाएगा, गतिक जड़त्व कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर है आपका आघूर्ण, ये दोस्तों कहलाता है टॉर्क। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, टॉर्क कहलाता है। और ये टॉर्क जो होता है वो होता है दोस्तों F इंटू एल। ठीक है, F इंटू डेल्टा एल, ये होता है आपका F इंटू एल। द्रव्यमान का संरक्षण दोस्तों, ये है मास कंजर्वेशन सिला, कि इसके अंदर मास पहले जैसा ही बना रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। हम दोस्तों इन क्वेश्चनों में पूरी साइंस को करने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने दोस्तों, ये दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। किसने दिया था, वैज्ञानिक न्यूटन ने। और न्यूटन का पूरा नाम था दोस्तों आइजक न्यूटन। क्या नाम था दोस्तों, आइजक न्यूटन। इसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, आइजक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया इसने आइजक न्यूटन साहब ने, तो इन्होंने बताया था कि सबसे कमजोर अथवा क्षीण बल है। कौन सा बल है सबसे कमजोर बल, वो दोस्तों है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर अथवा क्षीण बल है। और ये किसने कहा था, ये वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक न्यूटन ने ये बताया था। इसके साथ साथ बताया था गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो F, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, तो वो होता है किसके बराबर, वो होता है किसके, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, तो गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से लिखते हैं दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के लिए होता है 9.8। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 9.8। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के लिए कितना होता है, 9.8 होता है। और ये किस ग्रह पे, अच्छा चंद्रमा के लिए कितना होता है, चंद्रमा के लिए हमारा इसका पृथ्वी का होता है 1/6, तो चंद्रमा का होता है लगभग 2.4 के आसपास। इसीलिए तो हमारे चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 होता है चंद्रमा पर, मून पर। और हमारे पास यहाँ पृथ्वी पर कितना होता है दोस्तों, वो होता है 9.8। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया, आइजक न्यूटन ने। सबसे कमजोर अथवा क्षीण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल को F से डिनोट करते हैं। और अच्छा इसको हटाएंगे दोस्तों, इस प्रपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में r²। यहाँ पे दोस्तों ये जो G है, ये G क्या है दोस्तों, तो ये G है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू है आपकी 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिट हो जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी, तो ये कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। आइजक न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जॉन एडम्स दोस्तों, तो ये आपके अलग हो जाएंगे। अच्छा एक है चार्ल्स न्यूटन दोस्तों, चार्ल्स न्यूटन नहीं होते, वो कौन होते दोस्तों, आइजक न्यूटन होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन है नंबर 1 ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश पे ये आपका इक्वेटर लाइन है, ये आपकी करक रेखा हो जाएगी, ये आपकी मकर रेखा हो जाएगी। ये करक हो जाएगी, ये मकर हो जाएगी, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी,
ठीक है, ये 0 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पे है, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएंगे ध्रुव, इसको पोल को बोलते हैं दोस्तों ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगी वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाता है। और आपको बता देता हूं, भार होता है mg, जब g की वैल्यू बढ़ेगी तो w की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ध्रुव पर जब जाएंगे तो g की वैल्यू बढ़ने की वजह से ध्रुव पर वेट बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का भार अधिकतम होगा, कहाँ पे होगा अधिकतम है? ध्रुवों पर होगा, क्योंकि दोस्तों जब ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता जाता है और मैक्सिमम होता है कैपिटल स्मॉल जी का मान जो होता है वो कहाँ पे होता है? मैक्सिमम वो होता है दोस्तों पोल पर, ध्रुव के ऊपर होता है। और ध्रुव पर अधिकतम होने की वजह से पृथ्वी पर की अपेक्षा ध्रुवों पर जो है, ध्रुवों पर जो मानव शरीर का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बात करेंगे हम कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर का भार है उस ध्रुवों पर सर्वाधिक ही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं पलायन वेग है क्या। पलायन वेग क्या है? एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों ये पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह वेग है जिससे पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और वो वस्तु उस गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए। ऐसा कोई वेग, उस गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करने के लिए एक वेलोसिटी फिक्स निर्धारित कर रखी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से यदि कोई पिंड पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगा, इस वेलोसिटी से जाएगा, तो ही वो ग्रेविटी को क्रॉस कर पाएगा, गुरुत्वाकर्षण सीमा को क्रॉस से कर पाएगा। इस वेग को कहा जाता है पलायन वेग। ठीक दोस्तों, क्या कहा जाता है? पलायन वेग। तो किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर पलायन करने के लिए उसको एक गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करना पड़ता है और उसके लिए उसका वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर एक क्वेश्चन होता है किसी भी पिंड के लिए यदि उसका वेग 41% बढ़ा दिया जाए तो वह वेग वह जो पिंड है या वह ग्रह जो है, उपग्रह है, वो अपनी कक्षा से पलायन कर जाता है क्या? जी हाँ, यदि किसी ग्रह या उपग्रह का वेग 41% बढ़ा दिया जाता है तो वह उसको पलायन कर जाता है। किसको? अपनी कक्षा को पलायन कर जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दोस्तों बल गुणनफल है। दोस्तों बल का फॉर्मूला क्या है? तो बल होता है फोर्स। क्या होता है दोस्तों? फोर्स। और फोर्स को डिनोट किससे करते हैं? एफ से। किससे करते हैं? एफ। एफ बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है एम ए। यहाँ पे एम क्या है? द्रव्यमान, और ए क्या है दोस्तों? त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम से और त्वरण को मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं हम न्यूटन। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं इसको? न्यूटन। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑल ओवर फोर्स या फिर बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसा ही मात्रक होगा इसका क्या? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो बल का जो सूत्र है वो हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो आपका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल की परिभाषा कहां से आई थी? क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों। तो बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से। और बल का सूत्र, ये जो बल का सूत्र है, ये बल का सूत्र ये दोस्तों ये न्यूटन के सेकंड नियम से आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से और बल का जो सूत्र है वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो बल का सूत्र हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान जो है वो m से डिनोट करते हैं और त्वरण को a से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर ma। तो बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से और बल का सूत्र न्यूटन के सेकंड नियम से प्राप्त होता है। तो बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूटन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसके अलावा देखो ये है दोस्तों आपका द्रव्यमान और वेग। ये क्या है दोस्तों? ये है mv। ये क्या है दोस्तों?
mv, और ये होता है संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv। ठीक है, ये संवेग होता है। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें हम, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें हम दोस्तों, सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की। दोस्तों बल्ब की बात आती है तो सबसे पहले बल्ब की खोज किसने की, तो बल्ब की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों किसने, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने की थी बल्ब की खोज। इसके बाद बात करें हम, बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, तो बल्ब में गैस भरी होती है, गैस जो होती है बल्ब में वो दोस्तों भरी होती है आर्गन। इनर्ट गैस जो होती है आर्गन वो भरी होती है। आर्गन जो है ए आर का सिंबल है और ये 18 नंबर पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। ठीक है, उसके बाद बात करें, खोज हो गई, गैस हो गई। इसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, इसका जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट बना होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बिंदु, इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है। उच्च कितना होता है दोस्तों, तो लगभग इतना होता है इसका दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस। अब 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बल्ब का होना नहीं है और ये टंगस्टन का फिलामेंट गलता नहीं है, इसलिए बहुत लॉन्ग टाइम चलने के लिए, लॉन्ग लाइफ रखने के लिए इसका टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है। तो इसका गलनांक उच्च होने की वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, तो ये इसका जो हीट ट्रांसफर है वो, या फिर हम बात करें कि ये जो उष्मा का जो सोर्स होता है वो किस से किस में चेंज करता है, तो बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, बल्ब जो होता है इसकी खोज की थी थॉमस एडिसन ने। गैस कौन सी भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। फिलामेंट का इस जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलता है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं विद्युत बल्ब की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की, तो दोस्तों किसने की, थॉमस एडिसन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका ये, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है। दोस्तों आपने सुना होगा कभी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में सुना होगा आपने। यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों ये होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी। इनका जो सम होता है, इनका जो एडिशन होता है, इनका जो योग होता है वो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। अब दोस्तों ये क्या है, पीई क्या है, तो ये है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे घड़ी में भरी हुई चाबी, खिलौनों में भरी हुई चाबी, सेल में, कौन सा सेल दोस्तों, रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, सेल में भरी ऊर्जा, घड़ी में भरी ऊर्जा, रासायनिक सेल में भरी ऊर्जा। ठीक है, तीर कमान में भरी ऊर्जा, तीर कमान में भरी ऊर्जा। ठीक है, ये सब कैसी ऊर्जा होती हैं, ये स्थितिज ऊर्जा होती है जिनमें एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, जैसे समुद्र के पानी में स्टोर एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। घड़ी में जो आप जो चाबी भरते हैं वो एनर्जी कौन सी होती है दोस्तों, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है।
जो सेल होते हैं उस सेल में स्टोर एनर्जी होती है, उसी से घड़ी चलती है। इसका मतलब ये रासायनिक ऊर्जा भी किसमें है, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का काम करती है। तीर कमान में खींची हुई, इसको आपने खींच रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ते ही वो बाहर चला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरा आपका गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं किससे, के ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो पी ई होती है, इसका फॉर्मूला होता है पी ई बराबर एम जी एच। पी ई बराबर क्या होता है, एम जी एच, और के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन है घड़ी की स्प्रिंग में भरी हुई चाबी कौन सी है। दोस्तों इतनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। तो घड़ी की स्प्रिंग में एनर्जी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घड़ी में होगी, सेल में होगी, तीर कमान में भरी हुई, जो समुद्र के पानी में जो स्टोर है होता है उसमें स्थितिज होती है। गतिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है, जो चीज़ चलायमान होती है, जो जिसमें गति होती है, जैसे लुढ़कता हुआ पत्थर, चलती हुई कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई कार, ये जितने भी हैं सारे जो सोर्स हैं वो किसके हैं, गतिज ऊर्जा के हैं, या फिर मैं कहूँगा आपको काइनेटिक एनर्जी के हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, यदि वेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो हमेशा इस क्वेश्चन में स्क्वायर कर देना। दोगुना पूछे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 गुना पूछे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा दोस्तों। इससे यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। बादलों के वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, उसका काम क्या है। दोस्तों कोई भी बादल हो, कोई नाव हो, कोई पदार्थ हो, यदि वो तैर रहा है तो उसका एक ही रीजन होता है दोस्तों, वो है आपका कम घनत्व। कोई भी चीज तैर रही है, दो चीजों में से एक चीज तो तैरेगी भी, तो या फिर एक चीज ऊपर रहेगी, जो ऊपर रहेगी उसका घनत्व, जो डेंसिटी होती है दोस्तों वो कम होती है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण दोस्तों क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, बादलों में का तैरने का कारण क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका क्या क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका बिजली के बल्ब में भरा होता है, बोल बाके बिहारी लाल की जय। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिजली के बल्ब में भरी होती है दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है, तो वो भरी होती है दोस्तों आपकी, कौन सी गैस भरी होती है, वो आपकी आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस भरी होती है, वो आपकी आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन गैस को AR से डिनोट करते हैं। 18 नंबर पे आता है, ये है आपकी निष्क्रिय गैस है, ये आपकी इनर्ट गैस है, ये शून्य वर्ग में आती है, और ये 18 नंबर पे आता है आर्गन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा गया है दोस्तों। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, ये कहा गया है हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों प्रिस्टले ने, किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन खोज। ऑक्सीजन के हम जो यूज करते हैं वो द्विपरमाणु कण है, और ये जो O3 होता है दोस्तों ये ओजोन होता है। ओजोन जो होता है इसकी मोटाई जो मापी जाती है वो डॉप्सन से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, डॉप्सन से मापी जाती है। और ओजोन की जो ओजोन परत जो होती है वो किसको बचाने का काम करती है, तो वो यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको बचाने के लिए, या पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उन पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए ओजोन है वो काम आती है। ठीक है, तो यूवी जो रेज होती हैं उनसे उनको बचाने के लिए ओजोन मापी जाती है, ओजोन से बचाया जाता है उसको। और ये कौन से मंडल में होती है, ये समताप मंडल में होती है।
दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपकी पूरी साइंस रिपीटें होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई जहाज आपकी नदी से सागर में घुसती है तो क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उठ जाती है, वह कुछ नीचे चली जाती है, वह कुछ उसी तल पर रहती है कि वह समुद्र की तली में डूब जाती है। दोस्तों आपको बता देता हूं मैं कि जो पानी का जहाज है वो किसी से किसी में जाए फर्क तो पड़ेगा। कारण क्या है? समुद्र का पानी होता है उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट लवण होते हैं वो। अब वो पानी थोड़ा हार्ड होने की वजह से उसका जो पृष्ठ तनाव है वो ज़्यादा होने की वजह से वो उसमें इतना जो जहाज है वो नहीं डूब पाता जितना वो किस में डूब रहा था, वो नदी में डूब रहा था। तो नदी में जितना डूब रहा था उतना ठीक है, लेकिन जैसे ही जहाज उसमें समुद्र में जाता है वो कितना थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो हम कहेंगे कि वह कुछ थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव का खेल है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव जो होता है वो पृष्ठ तनाव टेंशन है एक पानी की दो प्रकार की टेंशन होते हैं, या तो पानी ठंडा है या पानी क्या है? गर्म है। यदि पानी ठंडा होगा उसकी पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगी, और पानी यदि गर्म होगा तो टेंशन क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद का गोलाकार आना, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार आती है, किसके कारण आती है? पृष्ठ तनाव के कारण आती है। कोई सुई पानी पर तैराई जा सकती है, वो किसकी वजह से तैराई जा सकती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैराई जा सकती है। कई बार क्या आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी गंदा रहता है वहाँ पे अगर आपने केरोसिन तेल का छिड़काव कर दिया तो वहाँ पे मच्छर नहीं पनपते हैं। वो रीजन क्या है दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि जहाँ हम पानी भरा होता है वहाँ पे केरोसिन तेल डाल देते हैं, तो केरोसिन तेल से उसका पृष्ठ तनाव टूट जाता है, जिस वजह से वहाँ पे मच्छर नहीं बन पाते हैं और उस पृष्ठ तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पृष्ठ तनाव के अलावा और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? और क्वेश्चन बन सकता है आपका पृष्ठ तनाव के अलावा दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आपका है एक तो केशिकत्व का। केशिकत्व क्या है दोस्तों? कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरिटी के अकॉर्डिंग कैपिलरिटी में क्या होता है दोस्तों? कोई किसी बारीक ट्यूब के द्वारा कोई लिक्विड नीचे से ऊपर ऑटोमेटिक जो चढ़ना है वो आपका केशिकत्व कहलाता है। जिस ट्यूब के द्वारा चढ़ते हैं वो कैपिलरी ट्यूब कहलाती है, केश नली कहलाती है। तो इस केशिकत्व में इस केशिकत्व के गुण के कारण केश नली द्वारा लिक्विड और नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वो केशिकत्व का गुण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? तो इसका एग्जाम्पल होगा केशिकत्व का, वो होगा आपका जैसे चिमनी, लालटेन, लैंप आदि में जो फ्यूल होता है वो अपने आप ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों आपका क्या? केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आपका जो दूसरा आपने देखा होगा कि जो खेत वगैरह जो होते हैं उनमें जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद जैसे ही हल्का ऊपर से सूख जाता है, जो हल वगैरह हैं वो लगाकर उनको खेत को काट दिया जाता है, जिससे केश नलियाँ टूट जाए और नमी बनी रहे। तो ये भी किस गुण का यूज करते हैं? किस वजह से? केशिकत्व की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? दोस्तों आ गया, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। वर्षा की बूंद का गोलाकार आना वो आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसकी वजह से आता है? वो आता है पृष्ठ तनाव की वजह से। वर्षा की बूंद के कारण ही पृष्ठ तनाव बनता है, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद कैसी बनती है दोस्तों? वो गोलाकार बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज पहले देखी थी, तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टीज आपने देखी होगी कि आपने एक दाब का नाम सुना होगा, दाब, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर दाब जो है वो पास्कल से मापा जाता है। जो दाब है उसका मात्रा क्या है दोस्तों? वो पास्कल है। ठीक है,
पास्कल इसका मात्रक होता है। और जो द्रव में जो दाब होता है वो चारों दिशाओं में समान लगता है दोस्तों। द्रव में जो दाब होता है वो चारों दिशाओं में क्या लगता है, समान लगता है। और समान कैसे लगता है, जैसे मान लो ये कोई पानी भरा हुआ है किसी टैंक में, इसके चारों तरफ जो लगने वाला दाब है वो बराबर लगता है। P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4। ये चारों दिशाओं में जो दाब है P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, ये चारों दिशाओं में जो दाब लगता है ये बराबर लगता है। और ये कहलाता है दोस्तों पास्कल नियम, पास्कल। ठीक है, ये पास्कल का जो नियम है इसके अकॉर्डिंग जो भी हैं वो सब किस सिद्धांत पे काम करते हैं, पास्कल सिद्धांत पे काम करते हैं। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, पास्कल सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर में आता है दोस्तों पास्कल सिद्धांत पर कौन क्या क्या काम करता है। तो आपके जहां भी हाइड्रोलिक वर्ड जुड़ता है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, ये सभी जो हैं वो आपके पास्कल सिद्धांत पे काम करते हैं दोस्तों। और पास्कल सिद्धांत बताया मैंने, चारों दिशाओं में जो दाब लगता है वो बराबर बराबर लगता है। और यही सिद्धांत कैसा है, पास्कल का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये लगभग सारी प्रॉपर्टी देख ली है। इस प्रॉपर्टी के अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा वो आगे देखेंगे दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गए 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपका, भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपलाइन फट जाती है। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी पाइपलाइन फट रही है उसका कारण है कि उसके अंदर चलने वाला जो फ्लूइड है उसका एक्सपेंस होना या फिर उसका बढ़ना या फिर प्रसार होना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी के पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि जो पानी जमता है उस वजह से पानी एक्सपेंड होता है, फैलता है। जैसे ही आइस बनती है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इस वजह से वो एक्सपेंड हो जाती है। तो हम कहेंगे कि सर्दियों में जो ठंडे पानी के ठंडे प्रदेशों में जो पानी की पाइपलाइन होती है उसका फटने का रीजन है वो आपका है पानी उसके अंदर जम जाता है, और जमने की वजह से वो आइस बन जाते हैं। आइस क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती है, पाइप को फटने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, -40 डिग्री। दोस्तों अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है दोस्तों, यहां से देखते हैं हम कि जिस तापमान पर पाठ्यांक में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता है वो आपका है -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों तापमान पैमाने के लिए, मापने के लिए एक तापमापी यूज किया जाता है, तापमापी यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है थर्मामीटर। और वो तापमापी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मामीटर, और एक होता है दोस्तों लेबोरेटरी थर्मामीटर जिसको कहते हैं प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी। दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, ये भी दोनों प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो होता है मैनुअल और एक होता है डिजिटल। दोस्तों मैं अभी मैनुअल और डिजिटल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इनमें डिफरेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा हूं। क्लिनिकल थर्मामीटर जिसको डॉक्टरी तापमापी कहा जाता है, डॉक्टरी तापमापी का कुछ इस प्रकार से डिजाइन होती है। इसमें अंदर जो है वो एक बारीक सी ट्यूब होती है, उस बारीक ट्यूब में आपका पारा भरा होता है, मरकरी भरी होती है। ठीक है, जिसको Hg से Hg इसका सिंबल है, पारा मरकरी। और ये पारा मरकरी क्यों भरी होती है, क्योंकि ये आपका मेटल है दोस्तों, ये आपका मेटल है, धातु है। और किस फॉर्म में पाई जाती है, ये पाई जाती है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है पारा। और पारा जो है इसका सिंबल है Hg। ये क्यों भरा होता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट इसका है -39 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, -39 डिग्री सेल्सियस पर जाके ये जमती है, या मैं कह सकता हूं कि पारा जो है उसका हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतना टेम्परेचर हमारे देखने के लिए मिलता नहीं है हमारे को, और ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से नीचे होता नहीं है, नॉर्मल सी बात है।
तो हमारे जो थर्मामीटर होते हैं उसमें सभी में लगभग पारा भरा होता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं का टेम्परेचर -40 हो जाए या फिर -39 से नीचे चला जाए। तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो इस पारे की जगह उसमें एल्कोहल भर दिया जाता है दोस्तों। एल्कोहल क्यों भरा जाता है? क्योंकि एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस। -115 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जो एल्कोहल है वो फ्रीज होता है, या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -115 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल का यूज करेंगे, और नॉर्मली हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में वो पारा होता है जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरी तापमापी, उसमें जो पैमाना होता है वो स्केल जो होता है वो किस किस में अंकित होता है? तो वो होता है दोस्तों, एक तो सेल्सियस में होता है और एक होता है फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही मेजरमेंट किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें केवल सेल्सियस में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में। तो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होना चाहिए? तो एवरेज जो बॉडी का टेम्परेचर है वो होना चाहिए हमारा सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होना चाहिए हमारा दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होना चाहिए दोस्तों 310 केल्विन। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या प्रयोगशाला तापमापी। तो प्रयोगशाला तापमापी में जो पैमाना होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट किया जा सकता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें सेल्सियस में 35 से 42 तक यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट में 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो थर्मामीटर था उसका पोस्टमार्टम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमार्टम कर दिया। अब चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 जल युक्त गिलास में। जी हाँ दोस्तों, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वहीं रहेगा, या फिर ताप पर निर्भर होगा? दोस्तों क्वेश्चन है जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, इट मीन्स बर्फ का टुकड़ा ऑलरेडी गिरा हुआ था। जब बर्फ का टुकड़ा ऑलरेडी गिरा हुआ था तो उसका जो भी आयतन था उस आयतन के अकॉर्डिंग वह जितना भी पानी को एक्सपेंड करना था वो कर चुका। अब जैसे जैसे पिघलता रहेगा वो बर्फ डाउन चली जाएगी, और पानी का लेवल उतना ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसने जितना पानी हटाना था उसको वो उतना आपने जो बर्फ का टुकड़ा था उसने हटा दिया। तो हम कहेंगे कि वो पानी का जो गिलास था उसमें जो बर्फ का टुकड़ा था जितना भी उसका वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंग उसने पानी को पहले से हटा दिया। तो अब जब पिघलेगा तो उसका पानी का जो लेवल है वो उतना ही बना रहेगा जितना वो पानी का बर्फ का टुकड़ा डालने के बाद था। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि पानी का जो लेवल है वो वही बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में करते हैं? दोस्तों रात्रि में देखने के लिए या फिर दिन में देखने के लिए दोस्तों अगर यूज करेंगे, दृष्टि की बात करेंगे, दृष्टि में दोस्तों केवल दृश्य तरंगों का यूज किया जाता है। कौन सी तरंगों का दोस्तों? दृश्य तरंगों का यूज किया जाता है। दृश्य तरंगें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सी जाएंगे दोस्तों? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है रेडियो तरंगों का यूज कहाँ किया जाता है। तो रेडियो तरंगों का यूज वहाँ किया जाएगा जहाँ पे हमें कुछ ऐसी तरंगों का उपयोग करना हो जहाँ पे हमें सिग्नल देना होता है। जैसे टीवी वगैरह में हमें जो यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं दोस्तों? वो रेडियो तरंगों का यूज़ करते हैं। फिर है आपका पराबैंगनी किरणें। दोस्तों पराबैंगनी जो किरणें हैं उनका उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, जहाँ पे हमें तरंगें चाहिए होती हैं, वहाँ पे हमें पराबैंगनी तरंगों का यूज किया जाता है। जैसे हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स का हमें कोई बॉडी पार्ट्स की कोई टेस्ट करवाना होता है तो उसके लिए हमें यूज करनी होती है तरंगें कौन सी होती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणें होती हैं। और दृश्य तरंगों का उपयोग हमें देखने के लिए किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होती है। दोस्तों एंगस्ट्रम क्या है? ये तरंगों की तरंग दैर्घ्य, ये एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य मापने का काम करता है। तरंग दैर्घ्य को किससे मेजरमेंट करते हैं? ये लैम्बडा से मेजरमेंट करते हैं।
तरंगदैर्घ्य जो होते हैं इसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहा जाता है। ये वेवलेंथ कितनी होती है इसकी, दृश्य तरंगों की 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होती है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु का आकार कितना होता है दोस्तों, तो परमाणु का आकार जो है, परमाणु का आकार दोस्तों एक एंगस्ट्रम का ही होता है, 10⁻⁻10 मीटर का ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई फुल फॉर्म दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, और इसमें जो मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चुंबकीय तरंगे। तो इसमें एमआरआई में जो तरंगे यूज की जाती हैं वो कौन सी होती है दोस्तों, वो चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं एमआरआई में यूज होने वाली तरंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्या क्या, एक्स तरंगों की खोज किसने की थी, तो एक्स तरंगों की खोज की थी डब्ल्यू रॉयंटजन ने। किसने की थी दोस्तों, रॉयंटजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। और एक्स किरणें जो हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क वगैरह में कहीं ट्यूमर का पता लगाने में वो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा होता है दोस्तों, वो एक्स तरंगे होते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं हमारे जैसे एक तो चमगादड़, चमगादड़ का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, चमगादड़ जो भोजन का पता लगाती है वो भी किससे लगाती है, पराश्रव्य तरंगों से। ट्यूमर वगैरह का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो भी कलिका युक्त जो कोई कारखाने वगैरह होते हैं जिसमें कलिका जो है धुआं वगैरह जो है या फिर धूल मिट्टी के कारण होते हैं, उनको हटाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध में जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए वो भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग वहां किया जाएगा जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज की जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18, सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन में क्या प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो सीटी स्कैन में प्रयोग में लाया जाता है आपका एक्स किरणें। सीटी स्कैन में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं दोस्तों, एक्स किरणें यूज की जाती हैं। सीटी स्कैन कम से कम 15 से 90 मिनट का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सीटी स्कैन जो है वो एक्स किरणों के उपयोग से किया जाता है। इसमें पूरी बॉडी स्कैन की जाती है, पूरी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसका पता चल जाता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका 19, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, 3 प्रकार तरंगे होते हैं। एक होती है ऑडियोबल, एक होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है अल्ट्रासोनिक। दोस्तों ये है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसमें पराध्वनिक जो तरंगे होते हैं इसकी जो आवृत्ति परास होती है दोस्तों वो कितनी होती है 3 प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों। एक है आपकी अपसर्व्य तरंगे। अपसर्व्य तरंगे होती है उनकी 0 से 20 हर्ट्ज होती है, 0 से 20 हर्ट्ज होती है। दूसरी होती है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे इनकी होती है दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। इस तरंगों को ही मानव सुन सकता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग। पराश्रव्य ध्वनि तरंग इनकी होती है दोस्तों 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। और ये ऑप्शन है आपका दोस्तों, ये आपका ऑप्शन, ये दोस्तों श्रव्य तरंगे की हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन बन नहीं रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा दोस्तों। इनमें ऑप्शन सही से सेट नहीं हो पाया। ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। किस किस ने सही आंसर दिया कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, ये आपका आंसर किस किस का सही होगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। क्योंकि मैंने बताया 3 प्रकार की तरंगे हैं आपकी, अपसर्व्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अपसर्व्य की 0 से 20 होती है, श्रव्य की 20 से 20,000 और पराश्रव्य की 20,000 से ऊपर, जो कि कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो पा रहा। कोई नहीं दोस्तों, आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही लिखकर भेजना, किस किस का ये सही
सही आंसर था। दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं। दोस्तों टीवी के अंदर जो होती हैं वो आपकी टीवी तरंग, जो टीवी के रिमोट जो होते हैं, रिमोट के अंदर जो यूज होने वाली तरंगें हैं दोस्तों वो होती हैं आपकी अवरक्त तरंगें। कौन सी होती हैं दोस्तों? अवरक्त तरंगें, इनको इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। ठीक है, अवरक्त तरंगें जो होती हैं उनका उपयोग रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। जो खिलौनों के रिमोट कंट्रोल होते हैं उनमें भी अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, और बाकी ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं गामा किरणों की बात कर रहा हूं। 3 प्रकार की हमारी ये किरणें होती हैं, जो एक होती है अल्फा किरणें, एक होती है बीटा किरणें, एक होती हैं आपकी गामा किरणें। 3 प्रकार की वेव्स में सबसे खतरनाक जो है वो कौन सी होती हैं? गामा किरणें होती हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? वो गामा किरणों की होती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है दोस्तों ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है। अरे दोस्तों ध्वनि का वेग वायु में अनुमानित है। अनुमानित क्यों? हम तो एग्जैक्ट बताते हैं दोस्तों। ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का जो वायु में वेग है वो कितना होगा? मैं दोस्तों ध्वनि का और प्रकाश को कंपैरिजन में पढ़ाता हूं मैं, और ये आपको याद भी कंपैरिजन में करना है। ध्वनि का वेग जहां सर्वाधिक होगा वहां प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो वो होता है दोस्तों ठोस में। और ठोस में भी किस में होता है दोस्तों? वो होता है स्टील में। किस में होता है दोस्तों? स्टील में होता है। स्टील या फिर इस्पात, इसमें होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। और प्रकाश की वेग की बात करें तो वो सबसे ज्यादा किस में होता है? वो होता है निर्वात में। किस में होते हैं? निर्वात में। और सबसे कम किस में होता है दोस्तों? तो सबसे कम होता है ठोस में। तो ये दोनों अपोजिट हैं। जस्ट ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में, जबकि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में। ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में? तो वो आपका निर्वात में, और प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में। इस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। तो ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। कितना दोस्तों? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक इसका एल्यूमिनियम का वेग याद रखना कि ध्वनि का वेग एल्यूमिनियम में कितना होता है दोस्तों? 6192 फ़ारेनहाइट होता है। 6192 फ़ारेनहाइट होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग किस किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो डिपेंड करती है किस पे? E अपॉन डी। E अपॉन डी बोले तो ये है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के तो आपके वो साथ साथ चलती है, जबकि यदि डेंसिटी की बात करें जस्ट इसके अपोजिट होती है। जिसका प्रत्यास्थता ज्यादा होता है उसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होते हैं, जिसकी प्रत्यास्थता कम होती है उसमें ध्वनि का वेग कम होता है। जैसे रबर और स्टील में प्रत्यास्थता ज्यादा किसकी होती है? रबर और स्टील में प्रत्यास्थता ज्यादा स्टील की होती है, इस वजह से ध्वनि का वेग भी किस में ज्यादा होता है? स्टील में। लेकिन घनत्व की बात करें तो घनत्व डेंसिटी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लो रात्रि में डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। किसकी? वायु की जो डेंसिटी होती है वो रात्रि में कम होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो रात्रि में आर्द्र नमी युक्त जो वायु रहती है उसका घनत्व कम होने के कारण रात्रि में ध्वनि की आवाज़ ज़्यादा तेज होती है, या फिर ज़्यादा तेज चलती है, या ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। यही तो कारण होते हैं कि रात्रि में सीटी की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, डीजे की आवाज़ वो दूर तक चली जाती है। और किस वजह से जाती है दोस्तों? वो ध्वनि का वेग ज़्यादा किस वजह से होता है? वो वायु का घनत्व कम होने के कारण होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं सीवी रमन को किसके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों सीवी रमन जो है उनको प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश के स्कैटरिंग के बारे में, प्रकीर्णन के बारे में उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? ये 1930 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था। और रमन प्रभाव कब दिया था दोस्तों? 28 फरवरी 1930 में। और इसी दिन 28 फरवरी को इसी दिन विज्ञान दिवस मनाया जाने लग गया। विज्ञान दिवस जो है साइंस डे मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को ही सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था। ठीक दोस्तों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। किसने? सीवी रमन ने, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एक आंतरिक, दोस्तों ये आंतरिक नहीं है, ये है आपका अंतरिक्ष, ये है दोस्तों आपका अंतरिक्ष। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष को देखता है तो उसको, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है दोस्तों? वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होने के कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है दोस्तों? वो काला दिखाई देता है। ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री को यदि मैं बात करूं पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो वो नीली दिखाई देती है। और पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? वो भी नीला दिखाई देता है। यह कोई घटना नहीं है, वायुमंडल का नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीली दिखाई देती है या फिर पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? वो है आपका दोस्तों प्रकीर्णन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है। प्रकाशी फाइबर, ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं ये प्रकाशी नहीं है, ये है दोस्तों प्रकाशिक। प्रकाशिक जो फाइबर होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाशिक जो सिद्धांत है, फाइबर है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो करता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस TIR के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही प्रकाशिक जो फाइबर है वो सिद्धांत पे काम करते हैं। प्रकाशिक जो सिद्धांत है वो क्या है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे क्या क्या काम करते दोस्तों? जितने भी चमकने वाली घटनाएं हैं, जैसे शीशे में आई हुई दरार का चमकना, शीशे में आई हुई दरार का चमकना, शीशे में आई दरार का चमकना किसकी घटना है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। दूसरा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किसकी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। प्रकाशिक तंतु का चमकना, प्रकाशिक तंतु, फाइबर मीन्स तंतु होता है दोस्तों, प्रकाशिक तंतु का चमकना यही होगा आपका। मृगमरीचिका का दिखना, मृगमरीचिका का दिखना ये भी किसका होगा? मृगमरीचिका का दिखना ये भी किसका होगा? TIR की घटना का होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अच्छा अपवर्तन का भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? अपवर्तन का और परावर्तन का भी देखें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अपवर्तन और परावर्तन, एक मिनट दोस्तों। हाँ, प्रकाशिक फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका ऑप्शन नंबर है 1 अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? ये होता है रिफ्रैक्शन। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग, है ना। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? रिफ्रैक्शन होता है आपका जैसे इसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन बात करें तो एग्जाम्पल में आता है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, पानी में रखे नींबू का आकार, पानी में रखे नींबू का आकार मोटा दिखाई देना, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना। ठीक है। सूर्य उदय व अस्त के टाइम पे सूर्य का 2 या 3 मिनट का अंतर होना, ये सब चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं, अपवर्तन पे डिपेंड करती हैं। दूसरा आपको मैंने प्रकीर्णन को बता दिया, रंग वाली घटनाएं। व्यतिकरण की बताया मैंने, जो रंगीन वाली घटनाएं होती हैं, रंगीन वाली घटनाएं जैसे पानी में झाग के जो बुलबुले हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। या फिर मैं बात करूं आपका जो पानी के पृष्ठ पर यदि कोई ऑयल बिखर जाता है तो ऑयल का कलरफुल दिखना वो भी किसका है? व्यतिकरण की घटना का कारण है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने आपको अभी समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कौन सा? 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है दोस्तों? ल्यूमेन किसकी इकाई है? ये है ज्योति तीव्रता की। ठीक है, सॉरी ज्योति फ्लक्स की। किसके दोस्तों? ज्योति फ्लक्स की है।
ये किसकी, ल्यूमेन जो है इकाई है वो किसकी है, ज्योति फ्लक्स की। दोस्तों ज्योति तीव्रता क्या होती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है दोस्तों, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ल्यूमेन। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक के अनुसार, ऐसा ही पद्धति के अनुसार जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक वो कितने होते हैं दोस्तों, 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख मात्रक कौन सा है आपका, वो है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है कैंडेला, CD। ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अब आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाहन में पीछे की ओर लगने वाला जो देखने के लिए जो शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो जो आपका लगा होता है वो दर्पण होता है, ना कि लेंस। तो और जो दर्पण होता है कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के जो साइड शीशे होते हैं उसमें जो देखने वाला जो मिरर होता है वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। लेंस जो होता है वो आर पार देखने के लिए काम आता है, जबकि जो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि जो मिरर होते हैं वो आपके नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये फिर मैं कहूँगा एक साइड में आपकी रेड पॉलिश होती है उसके ऊपर, या फिर रजत पॉलिश कहलाती है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा होता है, गाड़ी की हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। दोस्तों जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, इनको जब गर्म करोगे, इनको जब हीट दोगे तो इसमें चालकता के गुण आने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चालकता के गुण तब आएंगे जब प्रतिरोध कम होगा। जब क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। दोस्तों किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। जी दोस्तों, कौन सा होता है, घटता है। प्रतिरोध घटेगा तभी तो क्या होगी, चालकता बढ़ेगी। प्रतिरोध और चालकता दोस्तों एक दूसरे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिशन में काम करते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है तथा प्रतिरोध घटेगा जब क्या होगा, चालकता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सूर्य का ऊर्जा निर्माण जो है वो किससे होता है दोस्तों, वो होता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों, ये दो न्यूट्रॉन के जुड़ने से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो होती है संलयन। और जो विखंडन होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो किस पे काम करता है, वो आपका विखंडन पे काम करता है। जब टूटता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, वो होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो जुड़ने से नाभिकीय संलयन और टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कहां पे है दोस्तों, तो भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र है दोस्तों वो है आपका तारापुर। ये है दोस्तों बड़ेसरा, महाराष्ट्र। बड़ेसरा महाराष्ट्र में है दोस्तों। ये मुंबई के अंदर है आपका भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। वो कहां पे है दोस्तों, वो तारापुर में है, बड़ेसरा महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो डिमोलेटर के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किया जाता है, या फिर मैं कहूँगा ये जो अभिक्रिया की दर को मंद करने के लिए या अभिक्रिया दर को धीमी करने के लिए जो अलग से मटेरियल यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है दोस्तों, वो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, पायस एक कोलाइडी होता है। दोस्तों क्या कोलाइड होता है, ये होता है द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड में लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है आपका पायस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है दोस्तों, तो सूखी बर्फ है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो आपकी सूखी ड्राई आइस या फिर सूखी आइस या सूखी बर्फ कहलाती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके आर्मी अग्निवीर के लिए नस्ते नाबूद करने वाले हैं। इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, वो आपके इस सीट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो इन सीट से आपको जो है क्वेश्चन वो याद कर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? दोस्तों परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं दोस्तों। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, कौन सा दोस्तों? पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों तो हैं आपका आंसर। और कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा भाग नहीं दोस्तों? ये फोटोन जो है वो किसी परमाणु का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो पुरानी किताबों का जो कागज है दोस्तों, वो भूरा किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीकरण की वजह से होते हैं। और जो पन्ने बने होते हैं, किताब के जो कागज बने होते हैं, वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। इनका जो ऑक्सीडेशन होता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण, ये इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण जो है वो राइट आंसर होगा, पुरानी किताबों का कागज जो भूरा होने का कारण। ठीक है, सेल्यूलोज की बात करें दोस्तों, तो सेल्यूलोज जो है वो आपको पौधों से मिलता है। ठीक है, तो पौधों से सेल्यूलोज मिलते हैं, और इसको पचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक अपेंडिक्स, बॉडी के अंदर एक अपेंडिक्स नाम का जो है एक ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स ऑर्गन होता है जो सेल्यूलोज का क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। अपेंडिक्स है वो सेल्यूलोज का पाचन करने के काम में आता है। तो सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण से किताबों के जो पन्ने हैं वो भूरे हो जाते हैं, या फिर कलर फॉल्ट हो जाता है, या फिर गंदे लगने लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन दोस्तों, अगर जल से वाष्प बन सकती है, यदि जल से वाष्प बन सकती है, जल से वाष्प बन सकती है, तो वाष्प से वापस जल भी बन सकता है। इट मीन्स रिवर्सिबल प्रक्रम है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम वो कहलाते हैं आपके भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। या मैं कह सकता हूं कि जो एक दिशा में जाएं और रिवर्स में वापस दिशा में भी आ सकते हैं, पुरानी दिशा में आ सकते हैं, उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम या फिर भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? जो एक डायरेक्शन में चले जाएं लेकिन वापस से रिवर्स में ना आए, जिसे बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसे मैं कहूँगा कि मोम का जलना, अब जलना, कोई चीज जल रही, बत्ती जगह जलना, बत्ती कोई जल गई तो वो वापस से यूज नहीं हो सकती। कागज का जलना, वो कागज जल गया तो वापस से रीयूज हो नहीं हो सकता। दही का जमना, अब दही जम गया, दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ये सब कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक। और जो रीयूज हो सकते हैं उनको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, फिजिकली चेंजेस कहा जाता है उनको। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36, जंग लगने पर लोहे का भार। दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ये होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि लोहे का जो है भार वो जंग लगने पर बढ़ता है। ठीक है, और जंग लगता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से जंग लगता है, क्योंकि जो नमी होती है वो ऑक्सीजन उसके साथ जब लोहे पे लोहा उसके साथ जब कनेक्ट होता है, उनके साथ कनेक्टिविटी होती है, तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है दोस्तों? ये है रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर चेंजेस जो आते हैं वो रिवर्स नहीं हो पाते, तो लोहे पर जंग लगने से वापस से वस्तु पहले
अभिक्रियाशील नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है दोस्तों? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है आपकी कौन सी? सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा फ्लोरीन। ये फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो दोस्तों कितना आता है? 9। सबसे ज्यादा आयनन क्षमता रखने वाला विभव, सबसे ज्यादा आयनिक विभव जो होता है वो भी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खाने का सोडा क्या है दोस्तों? खाने का सोडा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई जो कार्बोनेट है ये है आपका खाने का सोडा। इसको दोस्तों बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका जो है सूत्र होता है NaCO3। ये जो CO3 होते हैं इससे गर्म होने पर CO2 गैस निकलती है जो खाद्य पदार्थों को फुला देती है। तो इसी वजह से यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिए या फुलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है हमें सोडा, वो बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, मीठा सोडा NaCO3, उसका फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 क्वेश्चन, दोहने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो दोहने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 ये है दोस्तों Na2CO3 10H2O। ये इसका धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है। और ये जो है Na2CO3 10H2 जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका जो है वो कौन सा है दोस्तों? धोने का सोडे का फॉर्मूला है। इसे धावन सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा भी कहा जाता है। इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है किसे? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 39 में ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी दोस्तों? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी जाएगी दोस्तों? इसमें पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम। इनका क्रम में है, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद में आपका कैल्शियम हो जाएगा, फिर आपका आयरन हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो आपका पोटेशियम धातु हो जाएगी। पोटेशियम जो है दोस्तों वो 19 नंबर पे आती है। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये आर्द्र वायु के साथ क्रिया करके आग लगा लेते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं, इस वजह से इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 41, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? तो शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। लेकिन शुद्ध सोने का इस्तेमाल हमें नहीं किया करते हैं। हम जो करते हैं दोस्तों वो 18 से 22 कैरेट का यूज किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, सोना जो होता है वो AU से डिनोट किया जाता है। ओरम इसका सिंबल होता है, ओरम। सोना जो होता है AU मतलब कि ओरम जो होता है दोस्तों 79 क्वेश्चन है। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओरम सोना जो है। और 1 ग्राम सोने से, जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और सोने को ओरम से AU से डिनोट किया जाता है। और 79 जो है इसका परमाणु क्रमांक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42, निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है दोस्तों? तो मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु दोस्तों स्टील, इस्पात, ये भी दोस्तों मिश्र धातु है क्योंकि ये लोहा प्लस में कार्बन से मिलकर बना होता है। पीतल जो होती है दोस्तों, पीतल जो होती है तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। ब्रोंज जो होता है वो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। तांबा होता है ये दोस्तों कॉपर होता है। और जो कॉपर होता है वो एक धातु है, ना कि मिश्र धातु। तो आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है दोस्तों? तांबा मिश्र धातु नहीं है, स्टील भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कॉपर मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 43, टांका एक मिश्र धातु है दोस्तों। टांका जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। कॉपर मीन्स तांबा और टिन जो है
तांबा और टिन, इससे मिलकर जो बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो टाका मिश्र धातु है वो टिन और सीसा दोनों से मिलकर, टिन और तांबा दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है दोस्तों? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस होगी वो हाइड्रोजनीकरण मेथड है दोस्तों। तो हाइड्रोजनीकरण मेथड है वो, हाइड्रोजनीकरण जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजनीकरण मेथड, उसके अकॉर्डिंग ही घी से तेल वनस्पतिकरण जो किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण मेथड से किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, सीसा एक है दोस्तों, सीसा क्या है? तो सीसा है एक शुद्ध ठोस पदार्थ। ठीक है दोस्तों, सीसा क्या है? एक शुद्ध ठोस पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन का इज द राइट आंसर होगा आपका शुद्ध ठोस पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं दोस्तों, गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर जो गैस भरी होती है दोस्तों वो होती है आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ऑक्सीजन प्लस हीलियम जो गैस होगी वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गोताखोर सिलेंडर है उसको हल्की होने के कारण हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है और ये निष्क्रिय होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, इससे ऑक्सीजन को बिल्कुल प्योर रखने का काम करती है। ये है आपका ऑक्सीजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 दोस्तों, 47 है भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी जो 1985 में हुई थी उसमें किसके द्वारा रिसाव हुआ था दोस्तों? वो आपका था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इस वजह से वहाँ पे हजारों लोगों की जान चली गई थी। इससे त्रासदी को बहुत बड़ी त्रासदी बना गया है दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो होने वाली त्रासदी थी वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो 47 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों? सेलुलोज है, जो सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है आपका, प्राकृतिक बहुलक जो है वो आपका कौन सा है? सेलुलोज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन दोस्तों, 49 क्वेश्चन बोलते हैं आपका 49 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको बोलते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा छोटी आंत। ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन है छोटी आंत, छोटी आंत। दोस्तों मानव शरीर में अधिकांश भाग जो भाग का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है, यानी कि लगभग 20 फीट होती है। भोजन का अधिकांश पाचन भी इसी में होता है, भोजन अधिकांश समय तक भी इसी में रहता है। और पूरी आहार नाली की लंबाई 10 मीटर होती है, जिसमें से 6.5 मीटर लंबाई छोटी आंत की होती है। पेंक्रिया जो होता है दोस्तों अग्नाशय होता है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। बड़ी आंत जो है दोस्तों उसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर होती है, 1.5 से 2 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया वो कहलाती है दोस्तों आपकी डायलिसिस। जो आर्टिफिशियल मेथड जो होता है खून को शुद्ध करने का, जो किडनी के कम क्रियाशील होने पर होता है दोस्तों, उससे कहा जाता है डायलिसिस। इसे हिंदी में कहा जाता है अपोहन। तो किडनी के कम क्रियाशील होने पर इस विधि का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं डायलिसिस या फिर अपोहन। ठीक है दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम मूलतः क्या है? दोस्तों एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं दोस्तों? तो एंजाइम बने होते हैं दोस्तों प्रोटीन की। किसके बने होते हैं दोस्तों? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं।
और दोस्तों बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन की खोज की थी दोस्तों किसने? फंक ने की थी। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है वसा में घुलनशील और एक है आपके जल में घुलनशील। जल में घुलनशील हैं वो BOC हैं, वसा में घुलनशील हैं दोस्तों वो आपके 4 विटामिन हैं A, D, E और K। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है? तो विटामिन आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा आपका विटामिन के। विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों किसमें? रक्त का थक्का जमाने में। विटामिन के कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये लीवर में संचित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये है आपका रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए का क्या है? रेटिनोल। इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों, वो होता है आपका रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। विटामिन बी है, इसका बेरी बेरी रोग होते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो थाइमिन है। सी है, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है और ये सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है दोस्तों आंवला के अंदर। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? वो गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी है वो हमारे शरीर में खुद से लिबरेट होता है दोस्तों, इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स है वो उसके लिए यूज किया जाता है आपका मछली की लीवर का जो ऑयल होता है वो। और फिर बात करें हम जो सनलाइट जो होती हैं उसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों तना। तना से प्राप्त होती है हल्दी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 54 दोस्तों। 54 क्वेश्चन ये है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन की खोज की थी। लुईस पास्चर ने किसकी की थी? तो इसने दूध का पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था, पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था लुईस पास्चर ने। और इसने एंटी रेबीज टीके खोज की थी, एंटी रेबीज टीके की खोज भी की थी दोस्तों किसने? लुईस पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो इसने चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके खोज की थी किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये बॉक्साइट दोस्तों ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। और क्वेश्चन चलता है नेक्स्ट 56, हास्य गैस कौन सी है दोस्तों? तो हास्य है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड आपकी नाइट्रस ऑक्साइड आपकी क्या है? आपकी हास्य गैस है, लाफिंग गैस कहा जाता है इसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 56, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व भी होता है, तो इस पर न्यूनतम आयतन भी होता है। न्यूनतम आयतन भी इसी पर होता है दोस्तों। न्यूनतम आयतन या फिर पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 58, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन दोस्तों वो होता है आपका 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1350 से 1400 ग्राम इसका वजन होता है। मस्तिष्क के वजन की बात करें तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, लगभग 3 पाउंड वजन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59 क्वेश्चन, कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है? दोस्तों नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण ये है कि ये भी जलने के बाद रीयूज नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों सौर ऊर्जा है वो नवीनीकरण स्रोत है जो कि जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका नुकसान नहीं होता है, जिसको खत्म नहीं होती है, वो है आपके दोस्तों सौर ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, ये आपको एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे कारगर साबित होने वाला दोस्तों। आपको बने रहिएगा, आपको बने रहना है कंटिन्यू इस VRB एजुकेशन पर। खून के परिचालन की खोज किसने की थी? तो खून के परिचालन की खोज की थी दोस्तों विलियम हार्वे ने। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने खून के परिसंचरण के बारे में सबसे पहले बताया था, विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक हो दोस्तों? तो ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है आपका, एल्यूमिनियम भी विद्युत का सुचालक है, हीरा आपका विद्युत का क्या है दोस्तों? कुचालक है। ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है,
इंसुलेटर की तरह काम करता है दोस्तों। ये आपका विद्युत का कुचालक है। डायमंड जो है विद्युत का कुचालक है। इसमें एक कार्बन जो होता है अन्य 4 कार्बन से श्रृंखलित होने के कारण इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिस वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों, ये इंसुलेटर होता है। 62 सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? ये गामा किरणों की होती है दोस्तों। किसकी होती है? गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है दोस्तों, वो करता है डायनेमो। दोस्तों कौन करता है? डायनेमो जो करता है वो विद्युत को, यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है। विद्युत जो मोटर होती है ये किसको किस में करता है? इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में करता है, यांत्रिक में करता है। दोस्तों ये जस्ट उल्टा करता है, ये यांत्रिक को विद्युत में करता है तो ये विद्युत को यांत्रिक में करता है। बैटरी जो होती है रासायनिक को विद्युत में करती है और ट्रांजिस्टर होता है ये विद्युत को विद्युत में रहने देता है दोस्तों तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डायनेमो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका H2। पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? H2 इज द राइट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र D2O दोस्तों, ये भारी जल का अनुसूत्र है, भारी जल का अनुसूत्र है। CO2 जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र है। NaCl है ये सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने का जो सोडा होता, खाने का जो नमक होता है जो वो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, रिकेट्स रोग किसकी कमी की वजह से होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है आपका। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो रिकेट्स है। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स जो होता है वो बच्चे में होता है दोस्तों। बच्चों में जो होता है वो होता है रिकेट्स, बच्चों में जो होता है रिकेट्स होता है। और वयस्क में जो होता है, वयस्क में जो होता है वो होता है आपका ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की कमी से वयस्क में होता है, जबकि बच्चों में जो होता है दोस्तों कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका है गलगंड। इसको कहा जाता है ग्वाइटर, इसको ही कहा जाता है दोस्तों घेंगा, इसको ही कहा जाता है घेंगा, इसको ही कहा जाता है दोस्तों ग्वाइटर। ठीक है। तो गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर, ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर 66। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विटामिन बी का रासायनिक सूत्र के नाम क्या है दोस्तों? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? थायमिन। थायमिन इज द राइट आंसर। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से रोग जो होता है वो बेरी होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों। ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से जो होता है वो आपका जो मसौड़ों में खून आना जिसको पायरिया बोलते हैं वो होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन क्वेश्चन नंबर 68, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा ये होती है दोस्तों 78%। कितनी होती है दोस्तों? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों? वो होता है 21%। जी दोस्तों CO2 कितना होता है? 0.03%। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस 78 सर्वाधिक होती है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। बोल बाके बिहारी लाल की जय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन बोलता है मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? तो मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ के कारण होता है। मतलब मलेरिया का जो मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। और मलेरिया जो है इसके लिए एक दवाई होती है दोस्तों कुनेन। कुनेन जो होता है वो किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। क्या कुनेन जो है दवा वो कुनेन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रोमोक्विन, क्लोरोक्विन जो है वो दवाई भी किसके लिए काम आती है दोस्तों? मलेरिया के लिए। ये
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ से प्राप्त मलेरिया रोग होता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक दोस्तों, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने काम आता है। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61 विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों एमीटर से। किससे मापी जाती है? एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर काम में आता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर काम आता है। ठीक दोस्तों, ये आपका 71 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 72, ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या है? ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। C6H12O6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक नाम है। ठीक है, एक एटीपी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के से एक ग्लूकोज के अणु से कितनी एटीपी मिलती है? 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र हो गया 73। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां। चेहरे में कितनी होती है दोस्तों? 14 हड्डियां होती हैं। कपाल में कितनी होती है दोस्तों? 8 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में कितनी होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं। 2 हाथों में कितनी होगी? 60। एक पैर में कितनी होती है दोस्तों? 30 हड्डियां होती हैं। ठीक दोस्तों, और रीढ़ की हड्डी में कितनी होती हैं? 26 हड्डी होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन में बोलते हैं हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पर बनती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों वो कहाँ बनती हैं? वो आपकी बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहाँ पे बनती हैं दोस्तों? वो आपकी अस्थि मज्जा जो है वो आपकी बोन मैरो, उसके अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलते हैं प्राथमिक रंग कौन से हैं दोस्तों? तो प्राथमिक रंग है आपका लाल नीला और लाल हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू जो है प्राथमिक रंग होते हैं। और इनसे जो इन दो रंगों से बनने वाले जो कलर होते हैं वो द्वितीयक रंग, और जब 2 या 2 से अधिक कलर मिलकर बनते हैं वो पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक रंगों का उपयोग ही टीवी की पिक्चर ट्यूब में किया जाता है दोस्तों। तो प्राथमिक रंगों का उपयोग से ही हम सभी रंगों का इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तो लाल हरा नीला जो है वो तीनों रंग जो है प्राथमिक रंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और नील्स बोर ने क्या किया दोस्तों? तो नील्स बोर ने परमाणु सिद्धांत के बारे में जो बताया था उसको और आगे विश्लेषण किया था। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का था उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी इन्होंने। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। तो फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। और प्रोटो की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी आपको पता है? जेम्स चैडविक ने कर दी। ठीक है दोस्तों, 76 क्वेश्चन कंप्लीट। 77 क्वेश्चन है मार्स गैस कौन सी गैस है दोस्तों? तो मार्स गैस कौन सी होती है? मार्स गैस होती है दोस्तों कौन सी? आपकी होती है मार्स गैस दोस्तों मार्स गैस जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती हैं? एक मिनट, CH4 को दोस्तों इसको मार्स गैस भी कहते हैं। इसे मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। इसे दलदली भूमि से प्राप्त गैस भी कहते हैं। दलदली भूमि से प्राप्त गैस भी कहते हैं। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, दलदली भूमि से प्राप्त गैस भी कहते हैं। और CH4 इसका क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्स गैस को दोस्तों मीथेन गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी यकृत। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी मानव की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी यही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यही है दोस्तों। आंसर क्या है? लीवर। और शराब से प्रभावित अंग भी कौन सा है? लीवर है। और आपका पीलिया से प्रभावित अंग भी कौन सा दोस्तों? वो भी लीवर है, यकृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 क्वेश्चन, प्लेग बीमारी किससे फैलती है दोस्तों? तो प्लेग बीमारी आपकी फैलती है दोस्तों चूहे से। चूहे के पिस्सू से फैलती है प्लेग बीमारी। और ये किससे फैलती है? ये फैलती है पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, तो ये आपके है पास्चुरेला पेस्टिस से फैलती है ये प्लेग नामक बीमारी। और फैलती किससे है? चूहे से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर है। तो फिर दोस्तों हाइड्रोमीटर किसका है? हाइड्रो, ये आर्द्रता मापने का आर्द्रता मापने का जो है वो हाइग्रोमीटर होता है दोस्तों। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपकी आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने का जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर जो होता है दोस्तों वो वायुमंडलीय दाब मापने का काम आता है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है दोस्तों बैरोमीटर के जो पाठ्यांक होता है, यदि इसमें 3 कंडीशन याद करवा रहा हूँ वही मैं आपको। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आए तो इसका मतलब हल्की बारिश होने की संभावना है। हल्की बारिश, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आए तो इसमें हल्की बारिश होने की संभावना है। यदि उल्टा बोल गया मैं आपको। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ रहेगा। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो बारिश होने की संभावना है या फिर हल्की बारिश होगी। तीसरा, यदि आप बैरोमीटर का सडनली नीचे आ जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाए तो इसका मतलब चक्रवात, आंधी, तूफान या फिर तेज बारिश, मूसलाधार बारिश आने की संभावना होती है जब अचानक नीचे गिर जाए तब। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81 क्वेश्चन, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो चींटी के अंदर अम्ल पाया जाता है दोस्तों कौन सा? फॉर्मिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, दोनों ऑप्शन राइट आंसर हैं आपके। फॉर्मिक एसिड जो है वो आपका चींटी के डंक में पाए जाने वाला या फिर मधुमक्खी के डंक में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी और सी दोनों आंसर सही हैं। बाई मिस्टेक प्रिंट हो गए हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है दोस्तों? 82 नंबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों ये होता है किस पे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो दोस्तों और इसका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी किसका मिश्रण है दोस्तों? एलपीजी मिश्रण है लिक्विड। इसका एलपीजी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एलपीजी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो ये मिलकर बना होता है बीपी से, ब्यूटेन और प्रोटेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से मिलकर बनी होती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, एलपीजी में जो गंध के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस मिलाई जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तो गंध का जो रिसाव होता है वो उसका पता लगाने के लिए वो आपका कौन सा होता है दोस्तों? तो वो आपका होता है कौन सा? वो होता है दोस्तों एथिल मरकेप्टोन। कौन सा होता है दोस्तों? एथिल मरकेप्टोन। एथिल जो मरकेप्टोन होता है वो एलपीजी में गंध के रिसाव का पता लगाने के काम में आता है। ठीक है।
उसके वजह से गंध की दिशाओं को पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा दोस्तों? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए आपके टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 85 क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों? एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। कितने वाट होते हैं दोस्तों? 746 वाट मीन्स एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं दोस्तों? तो इसमें दोस्तों एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में दोस्तों वो होते हैं दोस्तों, ये आपका आंसर गलत है। इसका है एक गैलन में आपका 3.785 लीटर होता है दोस्तों। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 में मिट्टी तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? तो मिट्टी तेल में मिट्टी तेल में सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुओं को रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली जो धातुएं हैं वो आपका कौन सा है? ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 88 अमलगम में पाई जाने वाली मुख्य धातु क्या है दोस्तों? तो अमलगम में जो पाई जाने वाली मुख्य धातु है तो दोस्तों वो है आपकी Hg, मरकरी पारा। मरकरी का हिमांक बिंदु होता है -39 डिग्री सेल्सियस और ये ही थर्मोमीटर में उपयोग की जाती है दोस्तों। थर्मोमीटर में जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मैं 35 से 42 दोस्तों 35 से 42 यूज किया जाता है। और -39 इसका क्या होता है दोस्तों? हिमांक बिंदु होता है। इसका मेजरमेंट जो यूनिट होती है वो 35 से 42 होती है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में होती है दोस्तों 94 से 108 फ़ारेनहाइट होती है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तंबाकू का मुख्य घटक है दोस्तों निकोटिन। तंबाकू में पाई जाती है निकोटिन पाई जाती है, जिसकी वजह से नशा होता है। ठीक है, तंबाकू में पाई जाने वाला घटक कौन सा है दोस्तों? वो है आपका निकोटिन। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया होता है दोस्तों रेबीज। हाइड्रोफोबिया जो है वो होता है दोस्तों आपका रेबीज। हाइड्रोफोबिया में जल से डर लगने लग जाता है। जब भी रेबीज जो है रेबिडो वायरस की वजह से फैलता है, और रेबीज है वो कुत्ते के काटने से अधिकतर फैलता है। और एंटी रेबीज के टीके खोज किसने की? एंटी रेबीज टीके की खोज, एंटी रेबीज टीके की खोज किसने की? तो वो की थी किसने दोस्तों? एंटी रेबीज टीके खोज की थी लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने एंटी रेबीज टीके खोज की थी। और रेबीज में हाइड्रोफोबिया होता है, जल से डरे लगता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, पौधे में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पौधे में हरा रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल जो होता है पर्णहरित, उसकी वजह से आपका पौधे में हरा रंग का पाया जाता है। पेड़ की पत्तियों का इसका सही आंसर होगा सी। पेड़ की पत्तियों का पीला रंग किसकी वजह से फैलता है? कैरोटीन की वजह से फैलता है या होता है। या फिर गाय के दूध का पीला रंग, गाजर का पीला रंग, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी दोस्तों? वो है आपकी दोस्तों फीमर। फीमर जो हड्डी है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और रेडियस और अल्ना दोनों हाथ में पाई जाती हैं। रेडियस और अल्ना हाथ में पाई जाती हैं। ह्यूमरस हड्डी, ये वाली हड्डी का नाम होता है टिबिया जो होते हैं, ये आपकी पिंडली की हड्डी होती है। फीमर आपकी जांग की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो है दोस्तों स्टेपीज, जो पाई जाती है आपकी कान में। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 93 क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है आपका 93 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है आपका बोटनी। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? आपका बोटनी कहलाता है। और बोटनी के जो जनक हैं दोस्तों, वो जनक कौन है? वो हैं आपका थियोफ्रेस्टस। जी हाँ दोस्तों, थियोफ्रेस्टस हैं।
दोस्तों पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से चलने फिरने की प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं आपको हिल डुल नहीं पा रहा और खड़े होने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी मैं आपके अग्निवीर के एग्जाम को देखकर मैं अपनी क्लास को नहीं छोड़ रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 94 क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों आपका, धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो धरती पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा धातु है दोस्तों आपकी एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर आपका। ये आपका धरती पर सबसे ज्यादा धातु पाई जाने वाली है वो आपकी कौन सी है दोस्तों? एल्यूमिनियम है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है, अगर दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक है आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी है आपकी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv² और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/2 mv²। mgh है आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, सूर्य के प्रकाश से किस तत्व की पूर्ति की जाती है? तो सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन की पूर्ति की जाती है? क्वेश्चन ये होगा दोस्तों, तो किस तत्व की जगह आ जाएगा आपका विटामिन। विटामिन की बात करें दोस्तों, विटामिन की बात करें तो दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर में ही प्रेजेंट होता है। केवल इसको एक्टिव करने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो विटामिन डी हमारे शरीर में इसकी पूर्ति होती है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बोलता है दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों पिटवा लोहा। दोस्तों सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों पिटवा लोहा। पिटवा लोहा को बोलते हैं दोस्तों गढ़ा लोहा भी बोलते हैं। पिटवा लोहा को बोलते हैं गढ़ा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा दोस्तों? पिटवा लोहा या गढ़ा लोहा है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया दोस्तों? गैलीलियो ने किया था। इसे दूरदर्शी कहा जाता है दोस्तों। तो आपका जो गैलीलियो है उसने आपको टेलीस्कोप की खोज की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 99, एक साधारण वयस्क व्यक्ति के रक्त का दाब कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका 120/80 mm/Hg। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आपका ए जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो एक साधारण व्यक्ति का रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 mm/Hg होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ए इज द आपका राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है, मछली कैसे सांस लेती है दोस्तों? तो मछली लेती है गिल्स या गलफड़ों से। जी हाँ दोस्तों, किससे लेती है? गिल्स या गलफड़ों से सांस लेती है। मछली जो है वो किससे सांस लेती है दोस्तों? वो लेती है आपकी गिल्स या गलफड़ों से। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। जो मछली होती हैं वो सांस कहाँ से लेती हैं? गलफड़ों से लेती हैं। मछली में श्वसन अंग जो होता है वो गिल्स या गलफड़े होते हैं। मछली में जो आपके हार्ट चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। दोस्तों हमने जो देखे वो आर्मी अग्निवीर को लेकर 100 क्वेश्चनों ताबड़तोड़ बारिश की है। इस साइंस के भंडारे के अंदर आपको आना है और साइंस के क्वेश्चनों को चट कर जाना है। ये क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर को जो एग्जाम होने वाले हैं, इस एग्जाम में आपको नस्ते नाबूद कर देंगे। केवल आपके पास 2 से 4 दिन और बचे हैं दोस्तों। इस एग्जाम में जो आपके आर्मी अग्निवीर में आने वाला जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए ये क्लास जो है आपके लिए नस्ते नाबूद करने वाली क्लास है। आपको आपकी मैथ की मैराथन भी हो चुकी है, आपकी जीके की मैराथन भी हो चुकी है और ये आपकी साइंस की मैराथन है। इसमें पूरी साइंस को कवर कर लिया गया है। ये वो मेन क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आर्मी अग्निवीर में आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको इस जो कैटेगरी के क्वेश्चन है या फिर इस पीडीएफ को या इस मैराथन क्लास को देखना ना भूलें। जो भी आपका कोई दोस्त, कोई भाई आपको यदि तैयारी कर रहा है आपके आर्मी अग्निवीर की, तो उसको इस चैनल की तीनों क्लासें शेयर कर दीजिएगा
और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं कोई अच्छा से अच्छा कंटेंट, और जो अगली भर्ती लेकर आ रहे हैं उन भर्तियों के बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, और उन भर्तियों को लेकर हम आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे, बाय। मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपका वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।